नमस्कार, सुस्वागतम. लोकसत्ता गप्पांमध्ये उपस्थित मान्यवरांचं आणि मुळात वाचकांचं मी कुणाल रेगे सुसंवादक लोकसत्ताच्या वतीने पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक आहेत केसरी टूर्स, बी यंग आणि ठाणे भारत सहकारी बँक लिमिटेड, पॉवर्ड बाय MK घारे ज्वेलर्स. एकदा जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. धन्यवाद. मुळात व्यवसायाच्या भाषेमध्ये आपण यांना प्रायोजक म्हणतो, पण हे सगळे लोकसत्ताचे सातत्याने वाचक आहेत आणि वाचक असल्यामुळे ही सगळी लोकसत्ता सोबत असतात आणि हे सोबत असतात म्हणून असे उपक्रम करणं हे सोयीचं होतं. त्यामुळे या टाळ्या त्यांच्यासाठी होत्या. रसिको, सातत्याने विविधांगी भूमिकांचा शोध घेणारे कसदार अभिनेते म्हणजे माननीय पंकजजी आहेत. त्यांची कारकीर्द आज आपण गप्पांच्या ओघात जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे मी अधिक काहीही न बोलता माननीय पंकजजींना या व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. सर, आपल्याला विनंती, आपण कृपया व्यासपीठावरती यावं. स्वागत. आपल्याला विनंती करतो आपण आसनस्थ व्हावं. सर्वप्रथम आपण माननीय पंकजजींचं स्वागत करूया. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती ठाणे भारत सहकारी बँक लिमिटेडचे माननीय श्री शेखर देसाई साहेबांना विनंती करतो. त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. त्यांच्या हस्ते आपण माननीय पंकजजींचं स्वागत करूया. माननीय पंकजजींसोबत गप्पांची ही मैफल रंगवण्याची धुरा सांभाळणार आहेत प्रयोगशील अभिनेत्री गीतांजली कुलकर्णी. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. त्यांनाही व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो. गीतांजलीजींचं स्वागत करण्यासाठी MK घारे ज्वेलर्सचे माननीय श्री उदय घारे साहेब यांना विनंती करतो. त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती यावं. धन्यवाद. खूप खूप आभार. दोन्ही मान्यवरांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो आणि यानंतर रंगमंचावरती माननीय संपादक गिरीश कुबेर सरांना आमंत्रित करतो. ते प्रास्ताविक मांडतील. नमस्कार. या वर्षाच्या पहिल्या गप्पांमध्ये आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. 2-3 गोष्टी. पहिली एक तर कबुली. इट्स लाईक कबुली त्यांच्यासमोर देऊन झालेली. इट्स लाईक अ फॅन मुवमेंट फॉर मी. 92-93 साली त्यांचा पहिल्यांदा एक डॉक्टर की मौत बघितला. तेव्हापासून मी पंकजजींचा प्रचंड चाहता झालेलो आहे. चाहताच म्हणतो, भक्त म्हटलं की वेगळे वेगळे वास येतात त्याच्यामुळे. तर तो तसा झालेलो आहे. आणि कन्फेशन क्रमांक 2, आपके प्रोफेशन के और मेरे प्रोफेशन के लोगों ने मुझे इतना डराया था कि पंकज जी कहीं जाते नहीं, वो आएंगे नहीं, आप बस खामखा ऐसा कह रहे कि वो पंकज जी के साथ गप्पा हो रहे हैं. इतना डराया था. एंड इट शोज हाउ जर्नलिस्ट आर रॉन्ग, यू नो. सो फाइनली इट्स पर्सनल as well as from on behalf of Lok Satta. I'm absolutely grateful for having you here. And I mean, बहुत सारे लोग हैं, कलाकार तो बहुत सारे हैं यहाँ पे. I was wondering what exactly आपकी कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है. I'm in awe of. So what I realize is that as an actor, you are extremely generous. So what does that mean? You are extremely generous. I mean, you allow your characters to grow up. And अब आपकी करमचंद हो या जहांगीर खान हो या इंस्पेक्टर PK हो या एक डॉक्टर की मौत वाले बंगाली डॉक्टर दीपंकर रॉय, राइट? दीपंकर रॉय हो, तो characters become big. And this is, I find it's extremely rare of an actor, because बहुत सारे लोगों को वो किरदार से ज़्यादा वो कलाकार ही मन में रह जाता है. And this is amazing quality I find, because otherwise अपने आप को बड़े करने वाले तो बहुत सारे हैं यहाँ पे दुनिया में. उनके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं. But this is, I thought it's very amazing. And I was discussing with my daughter what exactly appeals to you also, and this is her point, कि he is one of the actors where the role becomes, the character becomes bigger than. So anyway, that's about it. Again, thank you for having you. And सगळ्यांच्या वतीने स्वागत. आणि
कार्यक्रमाचं स्वरूप माहितीच आहे. गीतांजली सुरुवात करतील. काही असले प्रश्न तर आपण जरूर हात वर करा. पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत. धन्यवाद. नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. मी आधी मराठीत बोलणार आहे. त्यांना मी हा किस्सा आधीच सांगितला आहे. तर तुम्हाला सगळ्यांना एक ओळख पंकजजींची सगळ्यांचीच आहे, त्यांच्या कामाशी आहे. मी 9वीत होते आणि मी काय म्हणतात ना, टी व्ही किड होते आणि मी खूप टी व्ही बघायचे आणि मी अभ्यासात कधीच चांगली नव्हते. आणि माझ्या आईने एक कॅप घातला होता की 8 ते 9 टी व्ही बघायचा, पुढे बघायचा नाही. आणि करमचंद ही सिरीज सगळ्यांना आठवत असेल, जे त्या काळातले टी व्ही बफ्स होते. 10 वाजता यायची आणि त्यामुळे मला ते बघणं शक्य नव्हतं आणि मला काहीतरी चाचणी परीक्षेत कमी मार्क मिळाले होते नेहमीप्रमाणे. तर आईने सांगितलं होतं अजिबात नाही, 8 ते 9 फक्त, पुढे नाही. मी तिच्याशी म्हटलं की चांगले मार्क मिळवीन, फक्त सोमवारी मला हे कन्सेशन दे. आणि तिने कन्सेशन दिलं. मार्क कधीच चांगले मिळाले नाही, कॉम्पन्सेट अजिबात झाले नाही काही मार्क. पण त्याच्यामुळे एक चांगला क्लास झाला, शाळेपेक्षाही महत्त्वाचा, पंकजजींच्या अभिनयाचा क्लास. आणि त्याचा खूप पुढे फायदा झाला आणि आज मला ही संधी मिळाली आहे. थैंक यू लोकसत्ता गप्पा, ही मला संधि दिल्याबद्दल. और पंकज जी, मैं अभी आपसे मराठी में बात नहीं करूँगी, मैं हिंदी में ही बात करूँगी जी. थैंक यू. और मेरा पहला सवाल है कि मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, उसमें आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपकी जो माता जी थी वो आपके आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके स्किट्स डायरेक्ट करती थी. आपके पिताजी इंग्लिश के प्रोफेसर थे. तो हमने बहुत सारे बड़े जो थिंकर्स, राइटर्स होते हैं, उन्होंने हमेशा अपने बचपन के बारे में लिखा है. रविंद्रनाथ ठाकुर ने माय बॉयहुड डेज, या मैक्सिम गोर्की ने मेरा बचपन. इसमें उनका जो, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा एज आर्टिस्ट, एज राइटर्स, एज थिंकर्स, तो आपका जो माहौल था बचपन का, जो लोग आपकी दुनिया में थे उस वक्त, उसका आज अगर आप देखो तो क्या प्रभाव पड़ा है, क्या असर हुआ है उन सब चीज़ों का? कहीं से तो शुरुआत होना होती है. तो मेरा ख्याल मेरी माँ का बहुत इन्फ्लुएंस शुरू में ये रहा कि जैसा आपने कहा, ये कि बच्चों को इकट्ठा करके वो स्किट वगैरह कराया करती थी, जिससे शायद अभिनय का शौक़ पैदा हुआ. और फादर मेरे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, बेहद पढ़े लिखे आदमी थे, बेहद एमेंसिपेटेड आदमी थे, बहुत सेंटली इंसान थे. तो वो हम लोगों को अंग्रेज़ी वगैरह तो आती नहीं थी. मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो पंजाबी या हिंदी समझ लेते थे. तो वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे. तो वो शेक्सपियर और आदम मिलर और कई जो उस ज़माने के ग्रेट राइटर्स थे, उनको पढ़ के उनकी कहानियाँ हमें पंजाबी में सुनाया करते थे. जिससे शायद जो आपने सवाल किया कि बुनियाद बनना शुरू होती है. जो माहौल मेरे आसपास था, उस माहौल में आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम टू सच ग्रेट राइटिंग्स. एंड मेरी माँ की तरफ से हल्का फुल्का जो शुरुआत होती है अभिनय की, कि भाई कैसे काम करते हैं, या बच्चों के साथ जैसा होता है, माएँ करती हैं बच्चों को इकट्ठा करके. और उसमें कुछ यूँ भी होता है जो शायद अकीरा कुरोसावा साहब ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि बचपन में अगर आपकी किसी चीज़ के लिए तारीफ़ हो जाए तो ज़्यादातर इंसान उस पैशन को आगे चल के फॉलो करता है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है. तो शायद हो सकता है मैं अच्छा स्पीकर माना जाता था, थोड़ा मोनो एक्टिंग वगैरह कर लिया करते थे स्कूल के ज़माने में, तो लोगों को लगता था मुझे अभिनय आता है, मैं अभिनय कर सकता हूँ. तो शायद वो प्योरिटी ऑफ दैट माहौल विदाउट एनी अननेसेसरी इन्फ्लुएंस, उसने मुझे थोड़ा सा पनपने की भी का भी मौका दिया. तो आई थिंक वो शुरुआत थी. और वो अच्छा मासूम सा इन्फ्लुएंस था जो मेरे ऊपर हुआ. बहुत बढ़िया. एक बहुत ही एक चीज़ आपने कही कि आपके पिताजी ने कहा कि अगर आपको अभिनय करना है तो उसकी तालीम लेनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए. बहुत कम बार होता है ऐसा कि कोई परिवार में कहे कि हाँ, मतलब मेरा तो झगड़ा हो गया था घर वालों से. तो और काफ़ी घरों में यही होता है, जब आप ये प्रोफेशन लेते हो या कहते हो घर में कि
मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या राइटर बनना चाहता हूँ, तो जनरली पेरेंट्स अपोज करते हैं। तो ये जो आपके घर में माहौल था और आपको उन्होंने प्रोत्साहन दिया प्रशिक्षण लेने का, उसके बारे में आप कुछ बताइए। और प्रशिक्षण के दौरान जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपका एडमिशन हुआ, आप इब्राहिम अलगाजी सर का बहुत बड़ा असर है आप पे, तो उसके बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, शुरुआत में तो अब मैं 18 साल का था जब मैंने तय कर लिया था कि मैं अभिनेता बनूंगा। तो मैंने अपनी माँ से कहा, तो माँ मेरी रोने लगी, क्योंकि मैंने उनसे कहा मैं भाग जाऊंगा बॉम्बे। और उन्होंने मेरे पिता को बताया, तो मेरे पिता ने कहा कि क्यों भागेगा, क्यों? तो मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, क्या बेटा तुमने क्या तय किया है? तो मैंने कहा, जी मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। तो ही सेड समथिंग विच स्टन्ड मी, कि ही सेड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन, कि उसने इतनी छोटी उम्र में ये तय कर लिया है कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है। हाउ वंडरफुल। इतना ज़बरदस्त और इतने सादे तरह से दिया गया ये प्रोत्साहन जो है या एनकरेजमेंट जो है, वो किस घर में किसको मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल हिम एन एक्सेप्शनल फादर। तो उसके बाद क्योंकि वो प्रोफेसर थे, यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे, उनको मालूम था कि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक एस्पिरेशन होती है, एक एबिलिटी होती है। तो उन्होंने मुझे दोनों चीज़ों को देखते हुए कहा कि बेटा एक चीज़ चेक कर लो कि क्या फिल्मों का ग्लैमर है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, या तुम्हारे अंदर वाकई एक्टिंग की एबिलिटी है। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी सही लगी। उन्होंने कहा अगर ग्लैमर है तो छोड़ देना, अगर एबिलिटी है तो फॉलो इट अप। और इसके लिए तुम्हें, अगर एबिलिटी के लिए मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट का मुझे पता था, मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, और मेरे फादर ने मेरे लिए पता किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। और उन्होंने कहा ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो एक्टिंग सिखाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप तालीम हासिल करो, क्योंकि एजुकेट होना, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें एजुकेट होना ज़रूरी है। तो फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे ऑडिशन में तो सिलेक्ट कर लिया उनको, और मैंने ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया किया कि भाई मैंने यही कहा था कि भाई अभिनय जो है उसमें मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उनको शक्ल मेरी पसंद नहीं आई, तो इस वजह से उन्होंने स्क्रीन टेस्ट में मुझे उस वक्त रिजेक्ट कर दिया। तो बहरहाल कोई और मेरी जगह पे ले लिए गए उस वक्त, और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट ना हो पाया, पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो उन्होंने पता किया था उसमें मेरी तालीम शुरू हुई। और फिर आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था अलकाजी साहब। मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि अलकाजी साहब जैसा टीचर मुझे मिला, और मैं ये भी बड़ी ओपनली कह देना चाहता हूँ कि मुझे उनसे पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत तवज्जो मिली। 3 महीने तो वो थे नहीं, क्योंकि उनके फादर का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी, वहाँ गए हुए थे। जब लौट के आए तो उन्होंने हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास को बोला कि आप लिख के बताइए आपने कौन से प्लेस पढ़े हैं। तो मैंने प्ले तो कोई भी नहीं पढ़ा था। इब्सन प्ले की कहानी सुनी थी, इब्सन के प्ले डॉल्स हाउस की कहानी सुनी थी, तो मैंने नाम इब्सन्स डॉल्स हाउस लिख दिया। और मैकबेथ की फिल्म देखी थी, वो मेरे फादर ने मुझे दिखाई थी, तो मैंने मैकबेथ लिख दिया, स्पेलिंग दोनों के गलत लिख दी। तो अलकाजी साहब ने उसको करेक्ट किया, और उसके नीचे, अच्छा मैंने इसलिए ईमानदारी से 2 ही प्लेस लिखे, क्योंकि मैंने कहा अगर उन्होंने किसी प्ले की कहानी पूछ ली तो मुझे तो पता नहीं है। और मेरे क्लासमेट्स जो थे कईयों ने सैकड़ों प्लेस और सैकड़ों इसका जिक्र किया। बहरहाल उन्होंने मेरे उसके नीचे लिखा कि नीड्स टू रीड अ लॉट मोर, एंड ही करेक्टेड द स्पेलिंग्स ऑफ इब्सन एंड मैकबेथ। सो लेकिन इसका डेवलपमेंट कहाँ जाके होता है, जब मैं सेकेंड ईयर स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने कहा सर मैं एक्टिंग में स्पेशलाइज, हाँ वो तो मुझे मालूम है। ही वांटेड मी टू स्पेशलाइज इन डायरेक्शन। आई इंसिस्टेड दैट आई वांट टू बी एन एक्टर। सो ही सेड कि अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। ही मेड मी सिट इन हिज कार, टुक मी टू, that's where I'm saying that he took personal interest. He took me to Galgotia's in Delhi, which was the biggest bookshop at that time. वहाँ से 5 किताबें प्लेज के ऊपर ख़रीद के उन्होंने मुझे दी, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है वो इन किताबों पे होगा, जो रेगुलर बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं उन पे नहीं होगा। विच मीन्स ही वॉन्टेड मी टू रीड गुड बुक्स, गुड प्लेज. That is how little bit of his influence started.
एक ये इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट है, हमने जब एक्टिंग की तालीम हासिल करने की शुरुआत की तो स्टैनिस्लावस्की का बड़ा नाम था, मेथड एक्टिंग, और बड़े बड़े एक्टर्स उस ज़माने के इंक्लूडिंग मार्लन ब्रांडो एंड बाद में जो भी और कई लोग हुए वो सब उनके फॉलोअर्स थे उनके बताए हुए तरीक़े के। तो एक्टर प्रिपेयर्स नाम की किताब हुआ करती है जो अभी भी मौजूद है, जो बड़ी मशहूर किताब है अभिनेताओं के लिए। तो हम लाइब्रेरी में गए और हमने वो किताब एन एक्टर प्रिपेयर्स वहाँ से निकाली, एक आध किताब और निकाली होगी, और वो लेके मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला और सामने से इत्तेफाकन अलकाई साहब आ रहे थे, तो मैंने एक्टर प्रिपेयर्स आगे कर दी कि मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे डायरेक्टर हैं, वो ज़रा इम्प्रेस हो गए इस बात से कि मेरा स्टूडेंट एक्टिंग के बारे में सीरियस है, तो ही वांट्स टू फॉलो दिस अप सीरियसली। अलकाजी साहब थे, तो रुके वो और उन्होंने मुझे कहा कि ओ सो यू आर कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी। मैंने कहा जी सर, यू हैव टेकन आउट दीज बुक्स। आई सेड यस सर, कैन आई हैव अ लुक? तो मैंने सबसे पहले एक्टर प्रिपेयर्स दी उनको। उन्होंने कहा ओ स्टैनिस्लावस्की एक्टर प्रिपेयर्स। आई सेड जी सर, गो बैक एंड पुट दिस बैक इनटू द रैक, रीड इट आफ्टर 40 years of your career. I said why? I was stunned. And then he explained it to me so simply. उन्होंने कहा पंकज, इस आदमी ने ये किताब 40 साल का अभिनय करने के बाद लिखी है, उसने अपना तरीका अपनाया, उसने अपना मेथड तलाशा, उसको अब ये लगता है कि ये चीज़ सही है। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट उसको अपने ऊपर थोप ले, मैं चाहता हूं कि तुम अपना मेथड बनाओ, अपना तरीका बनाओ, अपना रास्ता बनाओ, which was so amazing. और आप यकीन मानिए, till today I am 70 years of age. It is almost 48 years since I passed out of National School of Drama. I have still not read an actor prepares. So this is the kind of education. Then another point, when I was in third year School of Drama, बड़ा हंगामा हुआ थर्ड ईयर में। हमारी क्लास में कुछ 7 या 9 डायरेक्टर्स थे और हम अभिनेता 6 ही थे। तो 3 डायरेक्टर्स ने मुझे अपने प्लेस में मेन रोल में कास्ट किया। अलकाई साहब ने अपोज कर दिया, उन्होंने कहा नॉट पॉसिबल, पंकज विल एक्ट ओनली इन 1 प्ले। तो स्ट्राइक हो गई, हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी कि दिस इज द बेसिक राइट ऑफ अ डायरेक्टर टू कास्ट एन एक्टर। तो फिर अलकाई साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने एक प्ले कैंसिल, उन्होंने कहा आस्क पंकज टू डिसाइड विच वन ही वाज। तो मैंने 2 प्लेस को हाँ कर दी, जो एक रंजीत कपूर साहब का प्ले था और एक अनिल चौधरी साहब का प्ले था, और एक भरत दवे जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे मित्र थे, उनका प्ले था। मैंने कहा भाई आप किसी और को ले लीजिए और मैं ये 2 प्लेस करता हूँ। तो वो 2 प्लेस के लिए अलकाई साहब मान गए। तो एक प्ले वॉइजक नाम का था, उसकी तैयारी चल रही थी, रिहर्सल हो रही थी। तो मैं हमारी वर्कशॉप जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की है, वहाँ मैं खड़ा होकर सेट बन रहा था, वो देख रहा था। ये मैं सब इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है कि अलकाजी साहब की तालीम का कैसे और किस तरह से आपके ऊपर असर हुआ। तो मैं जनरलाइज जो उनकी तालीम या डिसिप्लिन या थिएटर या लिटरेचर की बातें हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो पर्सनल लेवल पे मुझ पे इन्फ्लुएंस हुआ, 2-3-4 बातें इस सब चीज़ के दौरान जो मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। वरना अलकाजी साहब की तालीम के बारे में वॉल्यूम्स लिखी जा सकती हैं और बोली जा सकती हैं। तो मैं वो वर्कशॉप पे बाहर खड़ा वो वॉइजक प्ले के सेट को बनता हुआ देख रहा था। मुझे नहीं पता चला कि कब अलकाई साहब आए और वर्कशॉप के अंदर चले गए। हमारे गुरुजी हुआ करते थे जो वहाँ पे बनाते थे सब। तो उन्होंने गुरुजी से कुछ बात की कुछ सेट के बारे में, उसके बाद लौट के आए। मैंने गुड मॉर्निंग सर कहा तो चले गए। तो मुझे कहा हाउ यू स्टैंडिंग हेयर? तो मैंने कहा सर द सेट ऑफ माई प्ले इज गेटिंग रेडी, सो आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू सी हाउ इट्स बीइंग मेड। आई वॉज जस्ट कह के थोड़ा गए, फिर लौट के आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा। सो आर यू प्रिपेयरिंग बोथ द रोल्स? तो मैंने कहा नो सर, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। तो दूसरे के बारे में तो मैंने भी सोचा भी नहीं। ये बात उनको शायद अच्छी लगी कि मैं एक चीज़ पे तवज्जो दे रहा हूँ। फिर गए, फिर लौट के आए, कहने लगे रिमेंबर वन थिंग, now this is very important for me as an actor which has stayed with me all life. No 2 people in this world are the same. बस ये कह के, ये मतलब समझ लीजिए मेरे लिए एक तरह का गुरु मंत्र था जो अलकाजी साहब ने मुझे दे दिया, जिसकी बिना के ऊपर मैंने अपने अभिनय का सफ़र शुरू किया। सो
ये 3-4 पॉइंट्स उनकी तरफ से बेहद बेहद इम्पोर्टेंट थे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट एज एन एक्टर के लिए, या मेरी तालीम जो 3 साल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई उसके लिए। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक्स। ही वॉज एन इंस्पिरेशन। पंकज जी, अब हम ट्रेनिंग के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो क्या है, हमारे महाराष्ट्र में ना बहुत बड़ी परंपरा है अर्बन थिएटर की, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ओल्ड। तो काफ़ी हमको क्या कहते हैं ना, ट्रेडिशन से मिला है। तो हमारे यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग तो कुछ ज़रूरी है ही नहीं, एक्टर्स तो ऐसे ही बन जाते हैं। देर सो डू यू बिलीव इन ट्रेनिंग, या आपको लगता है कि बॉर्न एक्टर्स होते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, अभिनय का मादा या तो होता है या नहीं होता है, थोड़ा बहुत हर एक के अंदर होता है, क्योंकि हम अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कहते हैं, अरे तुमने सुना वो फलाने के यहाँ ये हो गया। मतलब ये आम माएँ बाप दोस्त ऑफिस में तुम्हें पता है आज क्या हुआ, ये दिस अ वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दैट हैपन्स इन हाउसेस, नॉर्मल हाउसेस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्रेडिशन, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, passes on from one senior person to the other senior person, which means what? Which means education ना? Yeah. मतलब सीनियर से जो जूनियर जिसने ज्वाइन किया है उसने तालीम हासिल की ना। इसके बारे में एक मेरा कहना है, वो ये है कि टैलेंट जो है वो एक नदी की तरह होता है, जिसके अंदर वो बहाव होता है, वो पैशन होता है, वो आगे मूव करने का मादा होता है। लेकिन अगर उस नदी को, उस पैशन को खुला छोड़ दिया जाए तो बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन अगर उसको बांध दिया जाए तो उसमें से बिजली पैदा हो सकती है। सो बांधना एजुकेशन है, वो भले ट्रेडिशन के जरिए हो या किसी इंस्टीट्यूट में जाके हो, वो अलग बात है, लेकिन तालीम हासिल करना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ अभिनय ही में ही नहीं, हर एक चीज़ में है। आप डॉक्टरी में भी देख लीजिए, लोग जाके इंटर्नशिप तो करते ही हैं, उसके बाद उनको डॉक्टर डिक्लेयर किया जाता है। सो मेरे ख्याल में वो नदी जिसके अंदर मादा है, जिसके अंदर बहाव है, उसको अगर चैनलाइज कर दिया जाए तो जैसा मैंने अर्ज किया उसमें से बिजली पैदा की जा सकती है। और आपने हर किरदार में बिजली पैदा की है, जिससे हम बहुत ही प्रभावित हैं सब एज ऑडियंस ऑल्सो। आपने रेप्यूटरी कंपनी में काम किया, उसके बाद आपको गांधी फिल्म मिली और उसमें आपने एक किरदार निभाया। फिर बेन किंग्सले के गांधी के किरदार को आपने हिंदी में डब भी किया और बाद में आप फिल्मों में आए। तो जब आपका ये स्थित्यंतर था नाटक से फिल्मों तक, तब आपने क्या बदलाव लाए आपके अभिनय में, आपके नज़रिए में? क्या किसी चीज़ की दिक्कतें, अड़चनें आई इन द प्रोसेस? क्या वो कैसा, मतलब नॉट जस्ट एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि आपको क्या लगा, क्या ये जो बदलाव है, वॉज इट वेरी स्मूथ, कि आपको लगा कि नहीं ये हर्डल्स हैं जो मुझे क्रॉस करने पड़ेंगे, कैसे करूं? वो क्या विचार था, क्या मतलब दिमाग में चल रहा था उस समय आपके, क्या होता था? टू बी ऑनेस्ट, जब वो उम्र थी 26-27 साल की, जिस वक्त जो आपने जिक्र किया गांधी फिल्म में मैंने काम किया, या गांधी जी की आवाज़ हिंदी में मैंने डब की, उस वक्त तो पैशन इतना ज़बरदस्त था और जो ट्रेनिंग हासिल करके आए थे उसका सुरूर इतना ज़बरदस्त था कि लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लगता था। और उतनी ही शिद्दत से मेहनत भी की, जैसे गांधी जी की जो आवाज़ की डबिंग के लिए मेहनत की, खूब मेहनत की, और रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। कम से कम डायरेक्टर साहब जो थे, ही वॉज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। लेकिन जब सिनेमा के पर्दे पे मैंने अपना काम देखना शुरू किया, स्पेशली इन अर्लियर डेज, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट टिल नाउ, मुझे लगा कि ये जो दुनिया है जिसमें मैं एंटर करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाना पड़ेंगी। बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, आवाज़ से लेकर के, डिस्कवरी ऑफ अ कैरेक्टर तक, हर चीज़ जो है उसकी जर्नी मैंने अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप को देख के या दूसरे अभिनेताओं को देख के थोड़ा बहुत उसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूर कोशिश की। हालांकि बेसिक्स में कोई तब्दीली नहीं आई, मगर शायद जैसे किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन होती है या लिविंग अ कैरेक्टर होता है, देखिए एक बड़ी मामूली सी चीज़ है जिसमें ऐसा मुझे महसूस होता है कि स्टेज पे जब आप काम करते हैं तो आपके और ऑडियंस के दरमियान एक फ़िज़िकल डिस्टेंस होता है, तो ऑडियंस आपको प्रैक्टिकली हर वक्त लॉन्ग शॉट में देख रही होती है। आपका इन्वॉल्वमेंट और आप
उस कैरेक्टर में भी वैसे ही जीवित होने चाहिए जैसा कि पर्दे के ऊपर होता है, लेकिन कैमरा आपके इतने करीब आता है कि जब तक आप वो इंसान हो नहीं जाते हैं आपका झूठ पकड़ा जाता है। तो ये एक चीज़ मुझे फ्रॉम थिएटर टू सिनेमा के बीच में महसूस हुई, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि वो अभिनय भले स्टेज पे हो, भले टेलीविज़न में हो या फिल्मों में हो, उसके अंदर ये क्वालिटी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई तो होना बेसिक है, बहुत ही अहम और ज़रूरी है। क्या बात है। जो आपने अभी कहा, जो शुरुआत में आपकी फिल्में थी, आरोहण है, राख है, एक डॉक्टर की मौत है, एक रुका हुआ फैसला, ये वो मंजिल तो नहीं, तो ये सब जो फिल्में थी सब आर्टिस्टिक फिल्में थी, आर्ट हाउस फिल्में थी। और उसके बाद करमचंद, फटीचर, नीम का पेड़, ऐसी धारावाहिक जो दूरदर्शन पे आती थी और घर घर पहुंचती थी, और आप मतलब हर घर में आपको पहचानने लगे। और आर्ट हाउस फिल्म में ऐसे होता है कि जब आप काम करते हैं, आपका जो काम है काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंचता है, कुछ ही लोग होते हैं जो देख पाते हैं, देखने की इच्छा रखते हैं। तो ये जो बदलाव था, एज एन एक्टर आपको चाहिए होता है कि लोग आपको पहचाने, और जब पहचानते नहीं होते तब ये भी पता होता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, इसके बारे में, पैसे, ये सब बहुत ही क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड। तो आप कि एक, मुझे लगता है 8-10 साल में ही ये सब होने लगा, फ्रॉम 80s to 87, 88। तो आपके दिमाग में क्या आया तब कि क्या ज़रूरी है टीवी करना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे? वो सब इकोनॉमिक्स कैसे आपने फेस किया, चैलेंजेस जो होते हैं? कुछ सच्चाइयाँ हैं जो मैं आप सबके सामने कन्फेस कर दूंगा अभी। करना तो हम थिएटर ही चाहते थे। मेन बात तो ये थी कि हम नाटक करेंगे, क्योंकि नाटक से पैदा हुए थे, नाटक में ट्रेन हुए थे, और ऐसा महसूस होता था कि इसके अलावा कोई दुनिया है ही नहीं। लेकिन हमने जब अच्छी तरह एक तरह का सिनेमा देखा, एक्सपोज हुए दुनिया के सिनेमा की तरफ, तो अट्रैक्ट हुए कि अरे कहानी ऐसे भी कही जा सकती है, ये भी एक ग्रेट मीडियम है जो लोगों तक पहुंच सकता है। फिर पता चला टेलीविज़न एक मीडियम है जो घर घर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पहले नहीं थी। तो यहाँ आए, इक्का दुक्का, जैसे गांधी फिल्म में छोटा सा रोल कर लिया, 2-4 पैसे बन गए। फिल्म की डबिंग की एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हुआ कि भाई ये अंग्रेज़ी ज़बान को आपने हिंदी ज़बान में, एक अंग्रेज़ी अभिनेता को आपने हिंदी ज़बान दी। उसके लिए बड़ी मेहनत की हम लोगों ने, 7 दिन में 11-11 घंटे रोज़ डब किया करते थे, तो उसका भी एक सुरूर था। लेकिन फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, या अगर काम मिल रहा था तो इसी तरह का था जैसे हीरो का दोस्त, या हीरोइन का भाई, या विलन का राइट हैंड, या विलन का ऐसे लेफ्ट टाइप का चमचा। अब जब हमारी तालीम हुई थिएटर में, शेक्सपियर से लेकर के, कालिदास से लेकर के, या जितने भी हमारे यहाँ के बड़े राइटर्स, मॉडर्न राइटर्स जो भी हुए हैं, वो पढ़ने को भी मिले, करने को भी मिले। उसके बाद ये करे तो तसल्ली कैसे होगी? फिर ये भी समझ में आया कि जब आप एक तरह का किरदार करने लगते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सिनेमा ऑफ दैट टाइम में, तो आपको उसी तरह का किरदार मिलता है और उसी तरह का आप करते चले जाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम था मेरे सामने कि ये करने के लिए तो मैं इस फील्ड में नहीं उतरा हूँ। और फिर इत्तफाकन पृथ्वी पे हम लोग नाटक वगैरह कर रहे थे, तो एक शाम पंकज पराशर साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई ये मैं सीरियल बना रहा हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ आप काम करें। तो मैंने तो कह दिया मैं ये टेलीविज़न वगैरह नहीं करता हूँ। तो महीने भर के बाद एहसास हुआ कि बैंक में 500 रुपये हैं, अगले महीने का किराए का कुछ पता नहीं है। तो मुझे लगा कि देखते हैं, चलो मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट तो दिखाइए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम आया करता था इंस्पेक्टर ईगल नाम से रेडियो पे, तो उन्होंने उसके रेडियो के स्क्रिप्ट्स मेरे सामने रख दिए। तो मैंने कहा ये तो बेकार है, ये तो रेडियो प्ले के स्क्रिप्ट्स हैं। तो फिर मैंने, मेरे मित्र हैं अनिल चौधरी साहब, उनको इन्वॉल्व किया। उन्होंने शुरू की राइटिंग करमचंद की उसको स्ट्रक्चर किया, और मैंने उसमें काम करना शुरू किया। मेन वजह उसकी ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और
ये ज़रूर मैंने उनसे कहा कि भाई कैरेक्टराइजेशन जो है वो मेरा होगा, बाकी उन्होंने कहा स्टाइल ऑफ मेकिंग मेरा होगा। मैंने कहा चलिए ये ठीक है, दिस इज़ अ फेयर कॉम्प्रोमाइज दैट अ डायरेक्टर एंड एक्टर कैन मेक बिटवीन देमसेल्व्स। और इस तरह से वो सिचुएशन स्टार्ट हुई। Frankly, nobody imagined that it'll hit the roof. Nobody imagined that it'll become as popular as it ended to become. And a lot of people might get disappointed. Some people would also feel that why am I saying this? But my performance of Karan Chand itself was a learning process for me, where I realized that there is a lot that I need to learn for the camera, for the medium of audio visual. And though it had become a super hit series and everybody in every household recognized me, on the roads it was difficult for me to walk, but I was scared of that popularity, and I requested God that I want to be an actor, I want to be recognized, but I cannot handle this. I am a middle class boy. I would rather sit on a dhaba and have my chai and pakodi and enjoy my life, at the same time do the acting that I want to do. I would rather be respected, loved and recognized for my work, but not followed by a crowd or something. That is not the kind of popularity I was looking for. And that Lord gave that to me. हाउ वंडरफुल। कहीं अभी मैंने बीच में पढ़ा था कि एक आर्टिस्ट ऐसा होता है जिसको कभी कभी लोगों ने पहचानना ज़रूरी होता है, ऐसा लगता है, और कभी कभी वो छुप जाता है, मतलब नहीं चाहिए मुझे कोई ना देखे, ऐसे लगता है। तो या इट्स सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आई रियली फील शोज़ के बाद मुझे जब लोग मिलने आते हैं तो मैं बहुत डरी हुई होती हूँ कि क्या मैंने सच में अच्छा किया है, नहीं किया है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ये एक अजीब नाता होता है ना एक्टर का और पैसे का। मतलब जो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, उनको 1 तारीख को सैलरी मिलती होगी और एक कुछ प्लानिंग करते होंगे। हमारे तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने जब तकलीफ़ें आईं, तो एक तो आपने अभी चीज़ बताई कि आपने टीवी करना शुरू किया, लेकिन how is your relationship with money? What do you feel about? Because हमारे ज़िंदगी में तो हमेशा अलग अलग चीज़ें होती रहती, कभी पैसा होता है, कभी नहीं आता है। तो how do you deal with that? I think you got to learn to live like that because it's like freelancing. आपका अपना बिजनेस है, या समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि करमचंद हो जाने से पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि दूसरे रोल ऑफर होना स्टार्ट हुए, लेकिन ऊपर वाले का ये कर्म था कि मैंने टेलीविज़न इसलिए ज़्यादातर किया क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के किरदार करने को मुझे मिल रहे थे। जैसे आपने अभी कहा कि लिटरेचर बेस था, अच्छी अच्छी कहानियाँ थी, अच्छे अच्छे किरदार सामने आ रहे थे। जो काम करने के लिए मैं निकला था घर से, वो काम करने को मुझे टेलीविज़न में मिल रहा था, उस वक्त के सिनेमा में नहीं मिल रहा था। इसलिए तकरीबन मेरे ख्याल 15 साल मेरे करियर के वर्क 90% devoted to television and about 10% to cinema, I would say that. हाँ जी। वही सवाल है मेरा अगला कि गोल्डन एरा जो था टीवी का, वो आपने देखा है, इतने बढ़िया धारावाहिक, लिटरेचर पे आधारित, नीम का पेड़ हो, करमचंद हो, जबान संभाल के हो, ऑफिस हो, फिलिप्स टॉप 10 हो, तो इतने बढ़िया धारावाहिक, इतने बढ़िया किरदार आपने किए, और बाद में टीवी का पूरा एकदम ये बदल गया, रूप बदल गया। तो आपको क्या लगता है कि वो जो एरा था, और आपने मुझे लगता है नए टीवी को भी थोड़ा सा आजमाया है ऑफिस के दौरान, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव आया, क्यों ये बदलाव आया? आप एज एन एक्टर, एज अ मेकर, आपने खुद एक मोहनदास BLLB नाम की सीरीज डायरेक्ट की, उसमें काम भी किया, तो आप कैसे देखते हैं उस वाले टीवी के एरा को और अभी के टीवी के एरा को? मुझे लगता है जब नए सिरे से कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अच्छे पैमाने पे जानना चाहते हैं। जब वो उसको जानने लगते हैं और थोड़ा बहुत पहचानने लगते हैं, तो एक दूसरा फैक्टर ऑपरेट होने लगता है, वो है कॉमर्स का।
कि सडनली ये एहसास होने लगता है कि अरे ये इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हम दे रहे हैं इससे तो पैसे भी बहुत बन रहे हैं। तो फिर जो व्यावसायिक लोग हैं वो इस एरिया में क्रिएटिव लोगों की जगह लेने लगते हैं, और फिर उसमें आप देख लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं वो गवर्न करने लगती हैं कि कंटेंट किस तरह का हो। तो मेरा ख्याल है मैं बहुत तकदीर वाला था कि वो 15-20 साल जो टेलीविज़न के पीक थे वो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और जब टेलीविज़न का रुख बदलना शुरू हुआ या फेस बदलना शुरू हुआ तो उस वक्त सिनेमा का फेस भी बदलना शुरू हो गया, और अच्छी कहानियाँ सिनेमा के अंदर चलने लगी, बनने लगी, अच्छे फिल्म मेकर सामने आने लगे, फिल्में ऑडियंस तक पहुंचने लगीं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट टेलीविज़न के मीडियम को भी मैं देता हूँ, क्योंकि जैसे आप कह रही थी कि कुछ फिल्में, फॉर इंस्टेंस डॉक्टर की मौत हम लोग रिलीज़ होने के बाद देखने के लिए गए। यहाँ बांद्रा में न्यू टॉकीज़ होता था, वहाँ पे सुबह 11 बजे के शो में एनएफडीसी ने लगाई थी और हाफ आर्क पे पिक्चर चल रही थी। तो मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट के दोस्त थे, उन्होंने जाके प्रोजेक्शनिस्ट से कहा कि कम से कम फुल आर्क पे तो चलाओ पिक्चर। और पिक्चर के दौरान कम से कम 4 जगह के ऊपर स्टॉल्स पर से तालियां पड़ी, विच मेंट कि द फिल्म हैड अ पोटेंशियल टू रन कमर्शियली for those people who wanted to see good content. Yes. But the producers did not want to release it in the manner it should have been released. So ये आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो फिल्म जब टेलीविज़न पे आई तो लोगों ने आपका काम टेलीविज़न पे देखा तो उनको आपका काम समझ में आने लगा, जिससे दूसरा काम जो आपने किया उस पर आपको ऑडियंस मिलने लगी। सो ये एक साइकिल सा बन गया। मगर आप देख लीजिए आज की तारीख में भी वेब शो स्टार्ट हो गए हैं, या so it's great that so many mediums have opened up, but my wish or my desire would be that commerce should be married to intellect somewhere or to content somewhere, because I am not against money being earned through cinema. Why not? I mean, it's a medium, it's an industry, why not? But it should also be giving something to the society, not just for the sake of shallow entertainment, but for the sake of values, for the sake of what might be coming in future, or entertainment at a level which has not been seen before this. ये तब एनएफडीसी जैसे गवर्नमेंट के ये फंडिंग एजेंसीज होती थी। आज इंडिया में बहुत कम फंडिंग एजेंसीज हैं जो ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। मतलब अभी पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसके भी प्रोड्यूसर फ्रेंच हैं, और काफ़ी सारे जो अभी आर्ट हाउस फिल्म्स बन रही हैं उनके काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ये क्रॉसओवर प्रोड्यूसर्स हैं। तो क्या ये अभी एक क्या कहते हैं, ये वैक्यूम है इंडिया में? आपको लगता है क्या? आपका इसके बारे में? मेरे ख्याल में फाइनेंसिंग के लिए तो वैक्यूम है ही नहीं। अब तो इतने वो प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं कि किसी भी तरह की फिल्म अगर कोई बनाना चाहे तो उसको कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे अगर वो तलाशता है तो। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से एवरीथिंग हैज़ बिकम ग्लोबलाइज्ड। तो अब ये ज़रूरी नहीं रहा कि हो सकता है हिंदुस्तान का इंसान जो है वो हॉलीवुड की फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हो, हॉलीवुड के लोग जो हैं वो बॉलीवुड की फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट क्रॉस ओवर थिंग हैज़ हैपेंड ऑलरेडी, दैट ग्लोबलाइजेशन आई मीन हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह का फाइनेंस ढूंढने में कोई तकलीफ़ होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी डायरेक्टर है, जो भी राइटर है, उसको ये बात समझना पड़ेगी कि कम्युनिकेशन आपके स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे जो उस चीज़ को फाइनेंस करना चाहता है उसकी समझ में भी ये बात आ जाए। सो यू विल हैव टू, आई मीन बोथ द थिंग्स विल हैव टू गेट मैरिड, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली जी। मकबूल के बहुत सारे फैंस यहाँ पे बैठे होंगे। आप ने जैसे कहा शुरुआत आपने आरोहन, राख ऐसी फिल्मों से की, और 2001-2003 में जब मकबूल जैसी फिल्में आने लगी तब एक नया दौर शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का। आपको इस दौर के बारे में, ये जो नई फिल्में आपने करना, नए लोगों के साथ, विशाल भारद्वाज जी के साथ फिल्में की आपने, तो आपको इस वक्त जब आप टीवी छोड़ के फिर से फिल्मों में ज़्यादा काम करने लगे,
तब आपको क्या लगा एज एन एक्टर? क्या आप सेटिस्फाइड थे उस प्रोसेस में? आप कैसे देख रहे थे अपने आप को एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ द टीवी एक्सपीरियंस और जो बदला हुआ माहौल था? क्योंकि पहले जो, जैसे हमने कहा कि 1980 में जब फिल्में बन रही थी तब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन ये जो मकबूल जैसी फिल्में बहुत लोगों तक पहुंची, बहुत लोगों ने सराहा, उसके बाद एक बहुत अच्छा दौर आया फिल्मों का। तो आप कैसे देखते हैं और आपको उस चीज़ में एज एन एक्टर कैसे मज़ा आने लगा? आई थिंक थोड़ा सा टेलीविज़न ने आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया था, जो जिसकी वजह से एक तो सब्जेक्ट्स भी इस तरह के बनने लगे, आपको ऑफर होने लगे, और फिर क्या होता है, एक कहावत है अंग्रेजी की, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो आप जब कोई काम करते हो और वो सराहा जाता है तो उसको एक तरह से एक माइलस्टोन या एक तरह से आपके करियर की एक बहुत बड़ी बात वगैरह वगैरह मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है। Probably for some people Maqbool might have been like that for me, but I would say from day one when I started working, for me each character that I played was equally important. यहाँ पे ज़रूर हाँ एक मुख्तलिफ किस्म का कैरेक्टर मिलने को मिला था, जिसके लिए मैं विशाल साहब की शुक्रगुजार हूँ और नसीर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नसीर साहब ने मेरा नाम सजेस्ट किया था इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। तो आई मीन इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ जिसके दौरान आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। हाँ, इसमें फिल्म में आपको इस तरह का कैरेक्टर मिला और आपको करने का मौका मिला, और आपको ऐसा डायरेक्टर भी मिला जो आपकी बात समझता हो और अपनी बात आपको समझा दे, और जिसके साथ आपका इस तरह का राब्ता हो या आपका इंटरेक्शन इस किस्म का हो कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट भी करते हैं और एक दूसरे की एबिलिटीज़ पे पूरा यकीन भी है आपको। ये थोड़ा रेयर होता है, लेकिन इससे मेरे फिल्म के इम्पोर्टेंट चैप्टर की डेफिनेटली शुरुआत जिसे कहते हैं मकबूल से ज़रूर हुई, हालांकि उससे पहले डॉक्टर की मौत वगैरह फिल्में हो चुकी थी। बहरहाल आपके हर किरदार का, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, गिरीश सर ने भी कहा कि यू आर वेरी जेनरस एज एन एक्टर। आप जिस तरह का एक हार्ट एंड सोल उसमें डालते हैं आपकी भूमिकाओं में, अब्बा जी हैं, जूरर 3 है, एक रुका हुआ फैसला, या बुधाई राम है, नीम का पेड़ का कैरेक्टर जो है, करमचंद है, हर कैरेक्टर की एक खासियत है। ऐसा नहीं एक दूसरे से कोई, मतलब ये नहीं कि हाँ ये पंकज जी कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कहीं। तो ये जो खासियत होती है वो आप कैसे ढूंढते हैं? आपकी प्रोसेस क्या है एज एन एक्टर? आप चाहते हैं कि वो पहले आपने जो निभाया हुआ किरदार है किसी नाटक में या फिल्म में या सीरीज़ में वो रिपीट ना हो? आप किस तरह से विजुअलाइज करते जाते हैं? वो मूर्ति किस तरह से बनाते हैं? आपकी खुद की प्रोसेस क्या होती है, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, एक तो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया कि वो अलकाई साहब का दिया हुआ गुरु मंत्र जो है वो आपके ऊपर लागू है, आपके अंदर है, और आप उसको प्रैक्टिस करते रहे हैं पिछले जितने भी साल में आपने अभिनय किया है। दूसरा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मानता हूँ कि सब चीज़ें जो हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर मुहैया होती हैं। अगर अब सवाल यह है कि आप उसको कितना गहरा खोदते हैं। अगर आप उसको सतही लेवल पे जो कुछ आपको सामने दिखाई दे रहा है उसको लेके काम करते हैं तो भी वो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है। लेकिन जब आप एक दूसरा इंसान बनाना चाहते हैं या उसकी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उस स्क्रिप्ट के तहत, कहीं बाहर से नहीं, और उसके अंदर चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे मैं मकबूल का एक छोटा सा मामूली सा आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मकबूल का जब स्क्रिप्ट मुझे विशाल ने दिया तो पहले मैं कोई और रोल के लिए उन्होंने अप्रोच किया था, फिर अब्बा जी के लिए कहा, तो मैंने कहा महीना भर दीजिए पढ़ने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा हाँ मैं करता हूँ ये कैरेक्टर, लेकिन इसमें आपने उसको आप जब समझाते हैं मुझे तो बताते हैं कि ड्रेडेड डॉन है और बड़ा ख़तरनाक आदमी है वगैरह वगैरह। मैंने कहा बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये बात सिर्फ कही जा रही है, कहीं दिखती नहीं है। तो कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ ये दिखे। तो विशाल साहब ने उसके बाद वो सीन लिखा जिसमें वो कहता है गिलौरी खाया करो गुलफाम, ज़बान काबू में रहती है। तो दिस वॉज रिटन बाय विशाल साहब लेटर एंड पुट इन इट so that the character then acquires that level of reality and authority जिसकी बात के वैसे
रिटन लेवल पे की जा रही है। सो ये चीज़ें हैं बतौर अभिनेता, जो छोटी छोटी चीज़ें किसी भी कैरेक्टर को उस कैरेक्टर के अंदर बिठाने में काम आती है। और मकबूल में तो बहुत डिटेलिंग में हम लोगों ने काम किया था। मैं उसमें विशाल साहब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, क्योंकि आपका सिर्फ कहना it is not enough. The director has to agree to what you are saying. तो उन्होंने उसमें मेरा बहुत बहुत साथ दिया। तो जिसकी वजह से फिर वो कोई भी कैरेक्टर जो आप करते हैं वो फिर ज़्यादा खिलने लगता है, ज़्यादा लोगों की समझ में आने लगता है। और वो कैरेक्टर आप बाहर से कुछ ला के नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर वो इस तरह से चलता है तो उसके पीछे वजह है, अगर वो इस तरह की आवाज़ इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे वजह है जो स्क्रिप्ट के अंदर है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाई गई। एक्सटर्नली नहीं कहा गया कि चलो इसको ऐसा करते हैं, इस बार इसकी आवाज़ ऐसे कर देते हैं। नहीं, वो उसके अंदर है, वो आपके डायरेक्टर राइटर ने लिखा है, आपने डिस्कवर की है। शायद डायरेक्टर के भी दिमाग में ना ये बात आई हो, आपने बतौर अभिनेता उसमें से वो एक चीज़ निकाल के अपने डायरेक्टर के साथ शेयर की कि आपको लगता है कि ये इसको इस तरह से यूँ कर सकते हैं। तो उसने कहा हाँ यार ये मुमकिन है, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। चूँकि डायरेक्टर का जो पूरा एम्फेसिस होता है वो पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। अभिनेता का अपने सबसे पहले अपने जो कैरेक्टर उसको दिया गया है उसके ऊपर वो तवज्जो ज़्यादा देता है। तो जाहिर है कि उसकी नज़र अपने कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा पैनी होती है, ज़्यादा शार्प होती है, और उसको अपने डायरेक्टर के साथ ये सब शेयर करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर फॉर्चुनेट लाइक आई वॉज विद मोस्ट ऑफ माई डायरेक्टर्स, तो देन यू कैन कम अप विद कैरेक्टर्स विच आर डिफरेंट एंड विच आर करेक्ट फॉर द गिवन स्क्रिप्ट। जब भी ऐसे होता है कि शायद आप एक तरह सोचते हैं लेकिन डायरेक्टर इज थिंकिंग कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वे, तब आप कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? इन द सेंस कैसे आप क्योंकि आफ्टर ऑल डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वी हैव टू लिसन टू द डायरेक्टर। तो आप कैसे वो मतलब मैनेज करते हैं एज अ क्रिएटिव पर्सन? जैसे मैंने अर्ज किया ना अभी कि जो आपका लिखा हुआ है अगर उसको जैसा है वैसा ही कर देंगे तब भी वो ठीक नजर आएगा। लेकिन वो उसके अंदर वो नुआंसेस नहीं होंगी, वो कैरेक्टर की वो डिटेल्स नहीं होंगी, वो इंसान कंप्लीट नहीं दिखेगा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ मिनिएचर पेंटिंग की। जब आप मिनिएचर पेंटिंग को देखते हैं, जैसे यहाँ पे पेंटिंग है, हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत लगती है। जब आप उसके करीब जाते हैं तो आप देखते हैं कि पेंटर ने कितनी छोटी छोटी स्ट्रोक्स उसके अंदर भरी हैं जो इतने डिस्टेंस से दिखाई नहीं दे रही हैं आप, लेकिन उन स्ट्रोक्स की वजह से जो पूरा इम्प्रेशन है वो आपके ऊपर पैदा हो रहा है। इसी चीज़ को मैं अभिनय में भी समझता हूँ कि अगर अभिनय जब आप कर रहे हैं तो जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, जिस कैरेक्टर पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर उस इंसान की विज़-अ-वी द स्क्रिप्ट, ज़िंदगी की बारीकियों को, छोटी छोटी चीज़ों को विज़-अ-वी द स्क्रिप्ट अगर आप डिग आउट करके उसमें डाल सकते हैं, यू आर ओनली एनरिचिंग द स्क्रिप्ट। आप कहीं कोई चीज़ कहीं अलग जगह नहीं ले जा रहे हैं। तो कई बार जैसा आप कह रही थी कि डायरेक्टर अगर आपकी बात ना मान रहे हों, कई बार होता है, ऐसा भी होता है, तो आप ईमानदारी से अपने आप को सबमिट कर दीजिए और जैसा कहा गया है वैसा कीजिए, तभी एक ईमानदार चीज़ तो सामने दिखाई देगी। पर इसकी तकलीफ होती है आपको? शुरू में ज़्यादा होती थी क्योंकि देयर वाज अ सेंस ऑफ रिबेलियन विद इन यू। अब आपको ये लगने लगता है कि दुनिया में सब चीज़ तो आप नहीं जानते हो। तो जो आपका डायरेक्टर है उसको भी बहुत कुछ मालूम है, तो कोशिश करो कि उसकी बात भी सुनो। और सुन के कई बार ऐसा भी महसूस हुआ है वो ठीक कह रहे थे। सो ये भी सीखने को मिला कि हर चीज़ जो आप समझते हैं ठीक है, ठीक नहीं हो सकती। आपको अपने डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। पंकज जी, जब आप इतने इंटेंसली भूमिकाएं करते हैं तो वो भूमिका और आप में एक आदान प्रदान होता है, एक गिव एंड टेक होता है, उसका असर पंकज जी पे क्या होता है? कोई भूमिका जब आप निभाते हैं, आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना शूटिंग कर रहे होते हैं, उस सब जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, जो इमेजिनेशन है, जिस सिचुएशन से हम एज एक्टर्स गुजरते हैं, उस सब का आप पे कभी कुछ असर हुआ है क्या? आपका और उन किरदारों का कुछ रिश्ता आपके मतलब ज़िंदगी में रहा है? कैसे आप बता पाएंगे इस चीज़ को? कुछ वेरी
मतलब कभी इक्का दुक्का ऐसा कुछ कभी महसूस हो सकता है, ख़ास तौर पे जब आप जवान होते हैं तो आपको लगता है कि मैं ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाऊं अपने कैरेक्टर में और कुछ हर चीज़ उसी तरह से करूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आने लगता है कि आम जिंदगी एक अलग चीज़ है, अभिनय एक अलग चीज़ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर पे बैठे बैठे वो सब चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं जो मान लीजिए आप बैंक में नौकरी करते हुए कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब अभिनय के लिए आप जाते हैं तो आप एक काम के लिए जा रहे हैं। और जैसे एक प्रोफेसर मान लीजिए अंग्रेजी का कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहा है तो उस चैप्टर को थोड़ा रवां कर लेता है, तैयार कर लेता है, फिर जाके बच्चों को पढ़ाता है और उनके सवालों के लिए भी तैयार रहता है। इसी तरह से अभिनेता को भी अपने आप को डिटैच करके अपना काम करना चाहिए, लेकिन वो डिटैचमेंट उसके और किरदार के बीच में होनी चाहिए, ऑडियंस और उसके बीच में नहीं होनी चाहिए। Now that's a very fine line. To be able to acquire that requires a lot of patience, hard work, honesty and perseverance. All these things put together is a time when maybe जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है नो थिएटर में फ्लावरिंग ऑफ एन एक्टर। अमूमन नो थिएटर के एक्टर्स जो हैं वो 90-95 साल की उम्र में पहुँच के एक आध उनमें से कोई हो सकता है जिसको फ्लावरिंग ऑफ एन एक्टर कहते हैं वहाँ पे उसके उनके कॉन्सेप्ट में, जहाँ वो तो मास्क पहन के परफॉर्मेंस करते हैं नो के अंदर, लेकिन कहा जाता है कि उसमें अभिनेता और जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि ये कौन है जो कर रहा है, उनको सिर्फ वो कैरेक्टर दिखाई देता है। तो वो चीज़ वो हासिल करने के लिए इट्स अ प्रोसेस, जस्ट कैरी ऑन एंड कीप ट्राइंग एंड इट्स एन एंडलेस प्रोसेस, इट्स नेवर द एंड, यू विल नेवर बी एबल टू से हाँ मुझे आ गया है, अब आप मुझे बताइए मैं कोई भी कैरेक्टर फ़ौरन कर सकता हूँ। हर एक सफ़र से पहले तैयारी तो आपको करना ही होती है। हाँ। एक फिल्म देखी थी मैंने, मलयालम फिल्म थी काफ़ी साल पहले, ममूटी जी थे उसमें, वो एक कथकली एक्टर का रोल करते थे और कथकली में इतना बड़ा मतलब इतना आहार्य अभिनय इतना होता है ना, मेकअप एंड आफ्टर द परफॉर्मेंस दैट कैरेक्टर यूज्ड टू फील लाइक अ नोबडी। और वो जो शून्यता है, जो खालीपन है, वो कैसे डील करें ऐसे उस कैरेक्टर को लगता है उस फिल्म में। क्या ये इस खालीपन से आप कभी गुजरे हैं? कैसे डील करते हैं खालीपन से अगर गुजरे हैं तो? नहीं, मुझे लगता है मेरे अंदर अपनापा ही बहुत कुछ है। मैंने कभी खाली महसूस नहीं किया। That's such a beautiful thing. ये हमारे जो फोक आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब शकुंतला बाई नगरकर एक बहुत बड़ी लावनी डांसर है, इनके साथ में काम करती हूँ। वो कैंसर सर्वाइवर हैं और बहुत उनके घुटने दर्द होते हैं बिकॉज ऑफ कीमो एंड ऑल। नहीं मुझसे आज नहीं होगा, मुझसे आज नहीं होगा ऐसे कहती हैं और स्टेज पे आके शी इज़ लाइक अ फायर। और जब स्टेज से नहीं जा रही, नहीं आज बहुत कमर दर्द हो रही है, सो इट्स लाइक मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है जब स्टेज के बाहर होती है, लेकिन ऑन स्टेज इज कम्प्लीटली अ डीवा। एक टाइम वेळ आहे ना आपल्याकडे? अच्छा अच्छा, मला एक नोट आली आहे, प्रेक्षकांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता। काही प्रश्न जर आपल्याला विचारायचे असतील आपण तुम्ही विचार करून ठेवा, तोपर्यंत मी माझे प्रश्न करू। पंकज जी, हर एक को लगता है, कोई एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि इट्स लाइक एक्टिंग इज वे ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी भर ये करना चाहूँगी या करना चाहूँगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं जो रुक जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं आई विल रिटायर। आप आगे की आपकी जो जर्नी है एज एन एक्टर किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कैसे करना चाहेंगे, कैसा काम करना चाहेंगे? आपने हमेशा ही बहुत चीज़ों को नहीं कहा है और सिलेक्टेड चीज़ें ही की है, लेकिन आगे का आपका क्या? मुझे लगता है मुझे थोड़ी इंस्ट्रक्शंस मेरे बच्चों से भी मिली हैं। तो उन्होंने कहा है अब सहजता से काम कीजिए, जिसमें आपको मज़ा आता है वो कीजिए, अपने आप को बहुत स्ट्रेस मत करिए। तो मैं जितना स्ट्रेस या जितना ज़्यादा ये थोड़ा झूठ हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा तवज्जो पहले देता था, जब काम आता है तो उतनी ही तवज्जो दी जाती है, लेकिन मैं उसका स्ट्रेस उतना नहीं लेता हूँ। अब मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि ऐसे माहौल में काम किया जाए,
ऐसी सिचुएशंस में काम किया जाए जहाँ पे सहज तरह से काम हो जाए। और फॉर्चुनेटली आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी उम्र की वजह से अब लोग इस बात को समझते भी हैं और उस तरह से आपको अप्रोच भी करते हैं। तो एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट लव एंड आई थिंक भले मैं प्रोफेशनली काम करना बंद कर दूं या कम कर दूं, बट इट विल ऑलवेज स्टे माई फर्स्ट लव. दैट इज समथिंग दैट आई विल नेवर बी एबल टू गिव अप. मला गीतांजली मला काही प्रश्न आहे. तो शुरुआत करनी चाहिए. तो दिस इज वन. So there are three questions. First is in films, basically, whatever characters you have so far performed, there is some kind of a statement. It's by choice or it's just a coincidence. Number one. Number two, जो entertainment sector के जो दोस्त है, उनके जब मैं हालात देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि they don't know how to say no to anything that comes across. तो आप इसको कैसे संभालते हैं? What I mean is it how you select the role. And the third question, पहले ज़माने में स्टूडियोज होते थे, उनकी वो डिक्टेट करते थे क्या करे क्या ना करे, एक मोनोपोली जैसी होती थी. आज के ज़माने में स्टूडियो शायद नहीं होंगे, लेकिन ये जो OTT के प्लेटफॉर्म्स हैं, आई हियर लॉट ऑफ स्टोरीज, दे डिक्टेट ये फिल्म यहाँ पे नहीं चलेगी, वी डोंट वांट इट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो. तो इसमें हाउ टू नेविगेट, यू नो, बिकॉज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की एक बात अलग है और उसको लोगों के सामने लाना एक दूसरी चीज़ है. इफ प्लेटफॉर्म्स कीप ऑन रिफ्यूजिंग, तो हाउ टू डील विद दैट? दीज आर द थ्री थिंग्स, यू नो, जस्ट टू बिगिन विद. भाई तीनों चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहेंगी. मैं लास्ट वाली का पहले जवाब दे देता हूँ, तो आप पहली वाली दूसरी दोबारा पूछ लीजिएगा. तो ये जो प्लेटफॉर्म्स का सिलसिला है, इससे आई एम नॉट वेल वर्स्ड एट ऑल. मगर ये है कि हर एक इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है. और एक दूसरी बात है कि हर एक इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है. तो उन सब लोगों को लगता है कि वो जानते हैं कि क्या चीज़ जो है वो ठीक है. फिर जब वो उनकी समझ बेकार होने लगती है, तो फिर दूसरे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम बताएंगे कि क्या ठीक है. फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कहते हैं कि चलिए सब बैठ के आपस में मिलके तय करते हैं, दूसरे आदमी की भी सुनते हैं कि क्या मुनासिब है. फिर वो चीज़ जब सक्सेसफुल होने लगती है, तो फिर सब मिलके कहने लगते हैं नहीं, सबको मिलके काम करना चाहिए, सब हम मिलके ऐसा करने की कोशिश करेंगे. पर इट्स अ प्रोसेस. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कम टू दिस कंक्लूजन, बिकॉज whoever has the money feels that they know what is the best thing to do, or they can hire the best minds, they can hire the best brains, which is not always true. And कभी कभी आप देख लीजिए, यूँ भी होता है कि बहुत बड़ी 100-150 करोड़ की फिल्म रिलीज़ हुई, तीसरे दिन चल नहीं पाई. और ऐसा भी होता है कि मामूली से बजट की एक फिल्म चली, लेकिन फिल्म ईमानदार थी, अच्छी थी, प्यारी थी, लोगों ने पिकअप कर लिया और वो फिल्म बहुत पैसे बना गई. सो आई मीन दीज आर थिंग्स. But I am not a expert on these matters. My area is creativity more than anything else. So all that I can say is that please, those people who are sitting over there, keep your minds open to aesthetics and creativity. Then you will be able to come up with a better sense of commerce, which is something that you are looking for. That's the answer for the last one. There was something that you asked before that. The first one was about the role, the statement those roles make. I have no idea. I've never tried to make a statement through any character or something. I've just tried to play the character to try and create that human being for my audiences for that given subject. Otherwise, I've never tried to create some aura or something of this kind at all. Not consciously ever. And this leads to the second question, that how you select and how you say no to one particular or any particular role. See, I think over the years, I have a certain sense of aesthetic towards something, or a sense of storyline. There has to be something in that script which appeals to me, either the basic plot or the way it is unraveling, or what is being offered to me. Or if I see that there is a potential that I can make this into something as an actor or as a creative person. I also now have started for last few years seeing the potential of the product to go on floors and get made
because a lot of times you put in a lot of effort, but it just stays in cans. So from that point of view, there are a lot of factors that go into that. But fortunately, with God's grace, in first 20 pages or 30 pages, I somehow get a feeling that whether I want to do it or not do it. And yet, my wife would vouch for me that I still complete the script before I say no to anything. I read the complete script before I say no. But after I've read it, though I know it after 20-30 pages, मतलब आपका अंदर ही नहीं मानता उसको करने के लिए, आप something inside you is telling you, no, this is not something that I want to do. Even if it's a big money, do you repent for saying no? Sometimes I do. Sometimes I do, yes. I definitely repent one thing. When I was directing my one film that I made called Mosam, I invested about 4 years of my life in writing and directing that film. And about 5 principal characters of very good subjects were offered to me, and I had to say no to them. And interestingly, 3 different actors, all my friends and colleagues, all top class actors, they played those parts, and those films, 3 of them released in 3 months at the same time when Mosam was being released. So it was very, I felt a sense of loss that I invested myself completely in one thing instead of also devoting time to some of the acting work that I could have done at that time. आणखी असेल तर विचारूया. हां, कारण खूप कलाकार मंडळी इथे आहेत, मजा येईल जरा. भारती अचरेकर जी हैं, आप जी, आपके भारती जी के साथ, साथ मैंने काम भी किया है. हाँ, हाय, चमेली की शादी, जोरदार चमेली. वन ऑफ माय फेवरेट्स. जी, पंकज जी नमस्ते. नमस्ते. आपने अभी भी बताया कि जब आपने पहली बारी करमचंद किया था तो उसके पीछे क्या कारण थे, और इट बिकम अ फिनोमिनल हिट और कल्ट माना जाता है. तो बहुत सालों के बाद आपने करमचंद दोबारा किया. जी, पहले हमें पता चला कि उसकी वजह क्या थी, लेकिन वो कोई भी वजह बाद में तो थी नहीं. जी, और नहीं थी, सेम वजह थी. सेम वजह थी. बट लेकिन जैसा आपने कहा कि यू वर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर ट्वाइस, हाँ. दो नोट 2 पीपल आर द सेम, हाँ. बट सेम पर्सन यू आर प्लेइंग. Yeah. तो तभी आपका अप्रोच कैसा था, और तभी आपने उसके बारे में क्या सोचा था? Frankly, though, I was just told to do what I had done beforehand. I was paid very well for that, I must inform you. I was unhappy from day one with the scripts again. I had the same problem, but my director and I were not on the same page about it. So, but because I had committed myself for 13 episodes, so I stayed there for 13 episodes, I completed my work, and I walked out after that. That's how it happened, to be honest. नहीं, कुछ अलग करने का मौका ही नहीं दिया गया. वो कहा गया कि आपने जैसा किया था वैसा का वैसा इसके अंदर हम लोग करेंगे. So they just wanted, I mean, it's like somebody wanting to make a film on Karamchand today and saying that we want exactly the way it was done at that time. For example, I've done a film called Ek Ruka Hua Faisla. It was actually a play. And Basu Chatterjee, when he saw the play, he wanted to make a film on it. When he made the film, I didn't want to perform the way I performed in the film. As an actor, I wanted to approach it differently. But he said, no, I wanted exactly the way you've done it on stage. Today, a lot of people talk about that performance of mine. I'm not too happy about that performance of mine. I want to readdress that character. I would have wanted to do it differently. To put it simply, more cinematically, play it for cinema more than what we had done for stage at that time, to be honest. हेलो सर, मेरा नाम अमृता सुभाष है. मेरी माँ ज्योति जी, जिन्होंने बकरी नाम का प्ले किया था NSD में, और उन्हें वो निर्देशिका थे और उन्होंने आपको कास्ट किया था. ये मुझे अभी आपको बस याद दिलाना था. और मुझे ये पूछना था कि जैसे गीतू तुमने कहा वो खालीपन की एक बात, मुझे लगता है कि हर एक्टर 2 रोल्स के बीच में या फिर अपनी कुछ और हॉबीज़ जो इससे ताल्लुक़ ना रखती हो, उससे थोड़ा सा, मैं तो खुद को कहती हूँ कि मेरा दिमाग ठिकाने रहता है कि हो सकता है साइकिलिंग हो, मेडिटेशन हो, उस तरह रीडिंग हो. जैसे मैंने सुना है डॉक्टर श्रीराम लागू जी हर रोज़ शाम को क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे, 2 घंटे वो करते थे. तो वैसे
आप क्या करते हैं? मैं थोड़ा छुट्टी पे चला जाता हूँ, अच्छा, कभी मुझे पहाड़ वहाड़ बड़े पसंद हैं, और आजकल मैंने नया सिस्टम बनाया, मैं खाना बना लेता हूँ. That's a good hobby. I have developed that and I love it. I love spending that little time in cooking. बस इसी तरह की चीज़ें हैं जो कर लेता है इंसान. वो मैं तो काम भी बहुत कम करता हूँ और इस वजह से लोग मेरे पास काम लाते भी बहुत कम हैं. तो उन उसके पढ़ने में भी मैं नॉर्मली जो कोई अप्रोच करता है उससे कहता हूँ कि भाई 1-1.5 महीना लूँगा मैं पढ़ने के लिए. तो मैं उतना टाइम भी लेता हूँ, उसको 1 बार 2 बार जितना भी पढ़ना हो पढ़ता हूँ बिफोर आई हैव मीटिंग्स एंड ऑल दैट. तो क्योंकि मैं काम बहुत स्पेयरिंगली कर रहा हूँ तो इसलिए हाँ, जिस वक्त मैं बैक टू बैक टेलीविज़न कर रहा था, ख़ास तौर पे सेम सीरियल, तो frankly I was tired of it and I had to put my foot down. I'm talking of office here. I had to put my foot down because almost for 4 years we had done it, 250 episodes. And I had to tell my producer director, who's a very dear friend of mine, extremely nice person, but I had to say, I will not do this anymore. You want to make a film, you make a film, but I'm not going to do this series anymore because I was sick and tired of playing the same character for such a long time. So it can happen at times that you get bored of what you're doing. I think one of the reasons of accepting Maqbool and doing Maqbool was right in the middle of Office. So it was more like an actor's angst that I want to do something different from what I've been doing for these 2-3 years. So I suppose it depends on every individual. I don't have any particular thing like this at all. And normally because I don't do roles back to back, I get plenty of time to chill, to relax, to prep, to think about it. I don't find it a problem. At least I haven't found it in recent times. या सर ये जो कामनेस आपके बातों से मुझ तक पहुंच रही है, आई थिंक इट इज़ वेरी वैल्यूएबल राइट नाउ. क्योंकि आजकल ये भी है कि एक दिन आपके सामने है, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग देन यू हैव दिस कंपल्शन ऑफ फिलिंग दैट डे विथ सर्टन थिंग्स. तो आपकी बातों से जो ये कामनेस कि यू आर ओके विथ कुछ कुकिंग किया है जो भी है, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड आई एम टेकिंग दैट फ्रॉम यू. Thank you. मतलब हालत ये होती है कि आपने कुछ अब शूटिंग खत्म किया है या शो खत्म किया है और क्या चल रहा है, लोग पूछते हैं कि एक काम खत्म भी नहीं हुआ और पूछते हैं. तो लोग हाँ, दैट कामनेस इज सो इम्पोर्टेंट. आपकी पूरी फैमिली एक्टर्स की फैमिली है. सुप्रिया जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. तो ये आपको, जैसे आपने कहा आपके बच्चे आपको सलाह मशवरा देते हैं, तो क्या घर में क्या माहौल होता है, क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या बोल रहा घर में एक्टिंग को लेकर कुछ नहीं. इसी के बारे में गीतांजलि जो नौकरी करने वाले हमारे जैसे लोग होते हैं तो घर में जाने के बाद सुनना पड़ता है बीबियों से ऑब्वियसली कि कुछ गुस्सा वाला चीज हुआ होगा ऑफिस में तो वो सब छोड़ के आओ वहाँ पे. तो आपको कभी बताया जाता है कि वो जो एक्टिंग वाला होगा, वो रोल वाला होगा, वहाँ पे छोड़ के आओ? क्योंकि मेरी बीवी खुद अभिनेत्री है. Exactly. तो शी अंडरस्टैंड्स एंड शी नोज एंड आई आल्सो हैपन टू बी एन एक्टर, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू. तो ज़्यादातर अभिनय के बारे में हमारे घर में बात नहीं होती, खाने पीने के बारे में होती है, छुट्टी पे जाने के बारे में होती है, एक दूसरे की तरफ तुमने कम टाइम स्पेंड किया, तुमने ज़्यादा किया, तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या, इस तरह की बातचीत होती है. देयर इज़ प्रैक्टिकली 0.1% कभी शायद अभिनय पे बात हो तो हो, अदरवाइज तो हम लोग जनरल जैसे आम घरों के अंदर बातें होती हैं, बस वैसी ही बातें होती हैं हमारे यहाँ भी. On a serious note, but does the work come home with you? Lately, no. Oh, that's part of experience, right? Yeah, I would think so. That, I mean, maybe initially at some point, for 1 or 2 characters, it might have carried with me for a day or 2, or for a while. I mean, that Supriya would be able to tell more than anybody else. But I personally feel not. But yes, there is always a sense of anxiety that develops when I have to start a film. And the character stays for a while with you? Because ये सवाल क्यों पूछ रहा था क्योंकि इसी मंच पे पंकज त्रिपाठी जी इस बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी का उनका जो रोल चल रहा था जी, तो उनको घर से सुनना पड़ा कि वो घर में भी आप अटल बिहारी जैसी बात करने लगे. आपके बारे में ऐसा कभी हुआ है क्या? No, that you should ask them because I don't think I have carried the character home. I have left it somewhere
else, either in the studios or in the some hidden corner of my heart. सर आप दो बार आपने जिक्र किया कि थिएटर और फिल्म का आप नज़रिया बदलना चाहते थे, तो करमचंद के टाइम पे भी बोला और वो एक रुका हो फैसला के बारे में. सो कैन यू प्लीज़ इलैबोरेट, बिकॉज हम भी थिएटर से आते हैं और सिनेमा में एक्टिंग करते वक्त थोड़ा सा वो परेशानी होता है और समझता नहीं, तो क्राफ्ट के बारे में आप थोड़ा सा. बेटा क्राफ्ट सिर्फ इतना ही है कि आप बेसिक लेवल के ऊपर एक चीज़ समझ लीजिए ना कि स्टेज जो है उसमें हर चीज़ लॉन्ग शॉट में दिख रही है, लेकिन cinema has the provision of a close-up coming so close to you that camera can actually read your mind. Itna, so you have to be in that state of mind. You cannot try and pretend to be somebody else at that time. So I mean, it's just a matter of practice. You have to just teach yourself by watching yourself only that this is how I need to sort of be in the character that I'm supposed to be playing at this given time, which should be true for stage as well. But I'm saying that you can still maybe at times pass off because the distance is too much. Your mistakes might still be hidden, but in camera they won't be hidden. That will capture you and reflect in front of you. So I mean, it's just a matter of practice. अभी बात हो रही थी कि डाइनिंग टेबल पे किस बात पे चर्चा होती है या क्या यूजुअली बातें की जाती है. पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं आप? क्योंकि हमारे घर में तो बहुत सारे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से टूट चुके हैं. सो आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि इस बारे में. नहीं, ज़्यादातर हमारे घर पे पॉलिटिक्स की बात तो नहीं होती है. हम लोग बड़े बोरिंग टाइप के लोग हैं यार, और बड़े नॉर्मल टाइप के लोग हैं, बड़े बम्बई की मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं. तो हम अपनी सुबह की चाय की प्याली, अखबार ज़रूर पढ़ते हैं, उसमें से कोई अच्छी इंटरेस्टिंग खबर हो जिसका मतलब बुरी भी हो सकता है, वो शेयर कर लेते हैं आपस में. नाश्ता क्या बनेगा इस पे बातचीत हो जाती है. बच्चों को कुछ चाहिए उनसे पूछ लिया जाता है, या बच्चों का आज क्या शेड्यूल है, व्हाट आर दे अप टू, ये पता कर लिया जाता है. कभी ग्रैंड चिल्ड्रन को भाई आज बुलाना है या नहीं, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, इसके बारे में बात हुई. छुट्टियों के बारे में बहुत रेगुलरली बात होती है. पहले ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी सी कम होने लगी है, बिकॉज अब हर एक के अपने अपने घर हो गए हैं, हर एक की अपनी अपनी मसरूफियात हो गई है. तो पहले तो बच्चे जब छोटे थे तो इनकी छुट्टी होते ही हम लोग 2 महीने के लिए निकल जाया करते थे, एट द कॉस्ट ऑफ एनी वर्क. ऑल माई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स न्यू दैट द मंथ ऑफ मे एंड हाफ ऑफ जून आई डू नॉट वर्क. आई एम आउट फॉर 45 days. कोई भी काम हो या ना हो, बीवी बच्चों समेत वी वर आउट ऑन द हिल्स, एंड ऑन आवर वे बैक वी वुड स्टॉप फॉर अबाउट 8-10 days in Beas and come back to Bombay. That used to be the routine for years till they grew up, and obviously they started their own lives and they are on their own now. I'll be fired for it, but I'll still say it. You see, my wife likes working a lot, so she picks up jobs, so I am left at home. तो अकेले छुट्टी पे जाना तो मुनासिब नहीं लगता, वरना हम मियाँ बीवी आपस में निकल जाया करते थे for a few days to spend a bit of holiday together. And those are the kind of passions that we have. There's nothing more. And we lead a very normal, as I said, very normal kind of middle class life. जैसा किसी भी घर के अंदर होता है. काम के टाइम पे काम करते हैं, that's it. नमस्ते सर, मेरा नाम मंदार है. यहाँ पे जी मेरा नाम मंदार है, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट हूँ. मुझे आपको पर्सनली थैंक यू बोलना है इस चीज़ के लिए कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने की सोच रहा था जब मैंने आपकी मकबूल फिल्म देखी, एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प हुई. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू जॉइन फिल्म इंस्टीट्यूट. आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट टू वर्क ऑन मौसम एज अ एसोसिएट, एज अ असिस्टेंट. तो मुझे पूछना था कि एक्टर पंकज कपूर के तो हम बचपन से फैन रहे हैं और हमने आपकी जर्नी अभी सुनी, लेकिन डायरेक्टर पंकज कपूर, मौसम के बाद इतने सालों में हमने आपका कुछ एज ए डायरेक्टर काम देखा नहीं है. कब देखेंगे और आगे आपने क्या सोचा है? अब यार इसके बारे में मैं ना हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू डायरेक्ट बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू द ट्रबल्स ऑफ फाइंडिंग अ प्रोड्यूसर. That's my main thing. Otherwise, I love direction. I have no problems about that either. Though my first love is acting, but I love direction also. I love writing also. But better when there's an opportunity that comes my way, I'll certainly do it. But I'm not going to run after it.
that is something that I've consciously decided. Unless my children push me to do it, then I'll have to do it. लेकिन एक्टर और एक्टर एंड सिनेमा, डायरेक्टर एंड सिनेमा, कैसा आप देखते हैं इस रिलेशन को? Sorry? एज एन एक्टर जब आप फिल्म करते हैं और एज ए डायरेक्टर जब आप करते हैं, उस रिलेशन को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? And the director's responsibility is much larger because you are the captain of the ship. But I don't see that actor's responsibility is any small, because if you want to be a good actor and if you want to be honest towards your work, then you will have to put in a whole lot of work towards it. And it's no less than the work of a director, but director has a lot more physical load on him, because he has to look into so many departments at the same time. So the responsibility of a director is a little more than that of an actor. Thank you so much. Looking forward कि जल्दी हम कुछ देखेंगे आपसे. Let's hope so. Sir, I'm Mahendra. Would you like to talk about Sidhu of हल्ला बोल? क्योंकि कमर्शियल सेटअप में ऐसा कोई कैरेक्टर जो एक डकैत है, बाद में वो एक प्ले देखता है and he reforms himself, and बाद में जो उसका जो डेवलपमेंट है. सर, उसका जो क्रेडिट है ना, वो राजकुमार संतोषी जी को और रंजीत कपूर जी को जाता है, क्योंकि दोज आर द पीपल हु रोट द स्क्रिप्ट. मैं तो, मुझे एज एन अभिनेता उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और जो मुझे महसूस हुआ उस स्क्रिप्ट में, आई ट्राई टू क्रिएट दैट कैरेक्टर विज़-वी द प्रोजेक्ट दैट वाज बीइंग मेड एट दैट टाइम. सर, क्योंकि उसकी जो फिजिकलिटी है और आपकी जो फिजिक्स है वो बहुत ही डिफरेंट है जी, और जो स्क्रीन पे दिखता है वो बहुत ही लाजवाब है. थैंक यू सो मच. मगर मैंने जैसे अर्ज़ किया आपसे कि उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत मेरा भी होगा. बहुत कुछ. थैंक यू. नमस्ते सर. यहाँ इस तरफ पीछे जी. नमस्ते सर. सर, आपने जो कैमरा की बात कही कि कैमरा इतना क्लोज आ जाता है कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो छिप नहीं पाती, उसी का एक्सटेंशन आपसे पूछना चाहती हूँ. मैंने आपकी धर्म भी देखी है जिसमें आपने पंडित जी जो कि बहुत फर्म अबाउट हिज प्रिंसिपल, और आपकी मकबूल भी देखी. एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में हमेशा से ऑब्जर्व किया और मैं बहुत सीख रही हूँ उससे, वो एक ये है कि आपकी आंखें हर कैरेक्टर में अलग है, और आपका कैरेक्टर 80% से भी ज़्यादा उन आँखों से उभर कर आता है, चाहे वो धर्म के पंडित जी हो और चाहे मकबूल के. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ डू यू मेक योर आईज स्पीक द वॉल्यूम्स? हाउ इट हैपन्स एज एन एक्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. I have no idea. I have no idea. I just know that maybe in one first year class in National School of Drama, either Sheila ji, my acting teacher, or Al-Qazi Saab, one of them had mentioned that eyes are the windows of the character. They had mentioned that, something of that kind. And that you will find this written a lot in theatre books or books on acting and things like that. That might have got stuck in my head. I don't do anything consciously. I'm just working towards the character that has been offered to me. And I work towards living that part. Rest, whatever happens, it's done by somebody else, not me. I'm just trying to make an attempt to be honest to the character that is being offered to me. That's all. We as an actors have always been told about the mirror exercises and stand in front of the mirror and we should observe ourselves. Have you ever done that for any character, or do you find it is helpful really to make the character come out? देखिए, सारी एक्सरसाइजेज जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, एंटरटेनिंग भी हैं, आपको ऑक्यूपाइड भी रखती हैं और आपको ये भी महसूस कराती हैं कि आप कितनी एक्टिंग सीख रहे हो. ये एक्टिंग के प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इनको. लेकिन एक चीज़ है, जो अभिनय करना है वो आपने करना है, कैरेक्टर क्या है वो आपके दिमाग ने डिफाइन करना है, और आपके अंदर जो आत्मा है या जो आपके अंदर जो एबिलिटी है उसने उस कैरेक्टर को जीवंत करना है. इनका कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए. अगर वो ऑटोमेटिक इग्निशन नहीं होता है तो उसके अंदर टक 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 टिक 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 पक 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 ये आवाज़ें, विच मीन्स थिंग्स रॉन्ग इन द कैरेक्टर, दिखाई देंगी. अगर उसका इग्निशन ऑटोमेटिक है, जिसको हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो 1 सेकंड में नहीं आएगा. प्रैक्टिस करते करते आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ पे फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है. फिर जैसे ही कोई किरदार आपके सामने आता है, तजर्बे के साथ आपको ज़्यादातर चीज़ें उसके बारे में मालूम होती हैं.
जैसे जब आप पहली बार स्पीच क्लास में जाते हो या आपसे कहा जाता है कि ये किरदार पढ़ के बताइए, आप लाइन पढ़ते हो तो शायद आप ठीक से ना पढ़ पाओ, थोड़ा अटक के पढ़ोगे, तो यू विल बी टोल्ड कि दोबारा कर लीजिए, तीसरी बार कर लीजिए। फिर एक तजर्बे के बाद जब लाइन पहली बार भी आपके पास आती है, आप उसको ठीक पढ़ना शुरू कर दो। इट इज़ प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन दैट यू हैव डिवोटेड योर सेल्फ टू दैट थिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो डिवोट नहीं करेंगे अपने आप को उस चीज़ की तरफ, समर्पण नहीं करेंगे कि भाई मैं आपके कदमों में हाजिर हूँ, आप कुछ मेरे लिए कीजिए, और उसको तलाशेंगे नहीं, तब तक वो हासिल नहीं होगा। तलाशेंगे तो हासिल होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। पहली बार गिर सकते हैं, दूसरी बार गिर सकते हैं, लेकिन तीसरी तरफ आप चलने लगेंगे फॉर श्योर। सो आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, गो थ्रू ऑल द स्टेजेस एंड with God's grace you will reach a point where you will be able to get things more naturally and from within. थैंक यू सर। My pleasure. पंडित जी, बड़े बड़े जो कुछ लेखक होते हैं वो कहते हैं कि वो उनका लिखा हुआ, चाहे इट में बी सेलिब्रेटेड वर्क, दे डोंट रीड इट अगेन, दे फाइंड इट, इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए था, वो अच्छा नहीं लिखा, या मैंने अलग तरीके से लिखना चाहिए था। आपको किसी किरदार के बारे में ऐसा लगता है? मैंने अभी अर्ज़ किया सर, मैंने अभी अर्ज़ किया कि रुका हुआ फैसला का जो कैरेक्टर मैं किया है मैंने, वो फॉर सिनेमा आई वुड हैव लाइक टू डू इट डिफरेंटली। For cinema, I would have liked to do it different. Even today, I believe that. A whole lot of people tell me, why do you say this? But believe me, I still feel that I could have done it differently. So everything else, you are comfortable with whatever you have performed? Well, I don't go through my, my thing every day. But whenever I see an old film of mine or something, well, your antennas are up to say that what are the wrongs that you have done. And I'm always keen to learn from whatever mistakes that have happened and to bring improvement upon the work that I might be doing in future. And try and do that. I'm not trying to say, oh, I am such a great guy that I sit back and look at my mistakes and then say, look, I will never do this again. No, I mean, we are human. But if there's something glaring, yes, I would want to correct it for sure. लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से जी। ओटीटी का जमाना है, एवरीबडी सीन डेस्परेटली जंपिंग ऑन टू द बैंडवैगन, यू नो, जी। यू आर लिटिल skeptical or you are little measured in approaching? I think two things happened. One is that when web shows started or OTT platforms started, quite a lot of work was offered to me, but I smelt that the work had excessive violence and sex in it, where it was not needed. It was not natural. So my aesthetics didn't agree with the kind of subjects that came to me. And after that, probably the impression might have been carried outside to people that I'm not interested in OTT platforms. So fortunately, I've done 2 shows. One of them is released already, IC814. I've done a small character in that. And I have done another show which is called Sampark, which is a very sweet story, which I think should come at some point. I mean, once people see that I've started working, or in their perception they feel that I've started accepting work on OTT platforms, I'm hoping that some work will come my way. I look forward to that. As a medium, I think it's an additional medium to the audiovisual mediums that already exist, which is wonderful. The story, if it is on the floor, If it was comfortable. Yeah, I don't have a problem. I mean, this is a part of our life, so it's part of human nature. So it's not. There's nothing wrong with it. But when it is being used, at least you perceive it like that. That I think it's being used to to titillate people or to make it a popular program. That's not up my sleeve. That's not something that I would be comfortable either doing or watching. Hello, sir. If I can ask a question here. Ji. I'm Rohan. I'm a huge fan of your work from Jane Bhi Do Yaro to Maqbool to Office to any character you play practically. So I would like to ask you one question. Which is your most favorite character you have played? It's a very difficult question. Very difficult. बेटा मेरे 3 बच्चे हैं, है ना? मैं तीनों बच्चों में से कैसे कह सकता हूँ कि ये वाला बच्चा मेरा फेवरेट है ना? I love all 3 kids of mine. So you get my point? 3 characters बोल दीजिए. No, क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स जो शायद लोगों ने न देखे हों या जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो लोगों तक पहुँचे ही ना हों,
वो कहीं आपके अंदर एक कसक रह जाती है कि काश लोगों तक पहुंचते। जो कैरेक्टर पहुंच चुका है और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी तारीफ कर दी है, या ये कह दिया है कि हमें बड़ा अच्छा लगा है, और या पॉपुलर हो गया है, या जो भी कहना चाहें उसे, वो तो पहुंच गया उन तक। लेकिन कभी ऐसा कुछ काम होता है जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं या पहुंच नहीं पाया, मान लीजिए, और आपको लगा कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी, वो आपके लिए थोड़ा एक स्पेशल कॉर्नर में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई भी चीज़ आपकी फेवरेट हो जाती है। It's a work which you do with passion and love, and you put that passion and love in every project that you take up, है ना? तो उसमें से चूज करना तो बेटा बड़ा मुश्किल है। और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी अभिनेता को किसी एक किरदार के लेवल पे जज नहीं करना चाहिए। You should look at the ability of an actor on the basis of the body of work that actor has done over a period of time, है ना? That should be the main criteria. Yeah, thank you, sir. Extended question to this: which is the character internationally, maybe in Hollywood or any of the languages, that you would have loved to do it, that you thought like, अरे ये मुझे मिलना चाहिए था? यार ऐसा तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि कोई कर चुका है ना ऑलरेडी। क्योंकि कोई कर चुका है तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है, वो तो कर चुका है ऑलरेडी। मुझे पहले मिला होता, ऐसा मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि यार ये रोल मैं करना चाहता हूँ, नहीं होती। मतलब मुझे ये ज़रूर लगा कि जो फिल्में मैंने अभी अर्ज़ की थी, जो मेरे हाथ से छूट गई थी, वो उस वक्त मौसम बनाते वक्त मुझे ये ज़रूर लगा कि अरे अगर मैंने एक में से एक दो को भी हाँ कर दी होती तो some work of mine as an actor would have been there in the market at that time. Right. And sir, one personal question, just to end it all. So me and my father work together we run a publishing house. Ji. So you and Shahid. So I think as a youngster, Shahid is one of the finest actors that I see of today's age. Ji, true. And I think somewhere the race catches up, like you are always in that race. Wherein जो बिकता है वही लोगों को चाहिए and all that. But Shahid maintains certain dignity towards his acting and the roles he chooses. Ji. So I would like to know, just as a father, like what discussions go on with you and Shahid. That's it. No discussions. Or no discussions at all. Okay. Because as I said, we don't discuss acting at home. We discuss food, we discuss holidays, we discuss these kind of things. And I also believe that today's youngster and all my children, they are most capable of handling how they want to do their careers, how they want to go ahead in their careers, how they want to perform, how they want to approach a character. They don't need to be told. They have the ability, maybe a little more than I ever had, because they have youth on their side, they have today's times on their side, they have the experience of their elders on their side. They have everything going for them. So it's just a matter of an opportunity. When they will get it, they're out there. And whatever decisions they're making on their own. Not calling up dad and asking, Dad, can I do this or should I do this? No. I have brought them in such a way. Whichever way me and my wife thought that is the best way to bring our children up, we tried to do that and gave them an independent footing. The way my father sort of educated me and said, stand on your own feet and fight your own battles. Similarly, they will stand on their own feet and they will fight their own battles. So no consultation to be done, but as and when required, as a father, I am always available for my children as and when they want. आपण शेवटचा प्रश्न विचारूया. शेवटचा प्रश्न. I'm not an actor, I'm a doctor, but I want to ask you two questions. One is a philosophical question. Ji. That do you believe in reporting on time for stage whenever the shooting is planned, or do you believe in coming late and creating your importance? There are two types of actors. Ji. So some actors report bang on time, like for example, it is reputation of Amitabh Ji that he has been reporting all the time on the stage. That is one. The second thing is, there's a lot of thing which is in the advertising industry, and way back all the old actors felt that it is below their dignity to act in advertisement industry. What is your personal opinion about that? First is about time punctuality, and second is about advertising industry. So I must tell you that I have a problem with time, which means that even if I am 2 minutes late,
I have an issue with myself and with anybody who makes me late. So I have a problem there. As far as advertising is concerned, it's now looked upon as a part of your job. Because I look upon advertising also as performance. Because I'm not a star. So I'm not selling myself. I'm selling the character that they have. I'm playing the character that they have offered me, which is furthering the selling of whatever is being sold out there. In a very subtle or unsubtle manner, that's exactly what we are doing in films as well. We're selling stories and they reach up to people. Yes, advertising is a little different, but I don't see, unless there are things like which you don't believe in, like I don't believe in alcohol, I don't believe in tobacco and tobacco products and various other things. I'm a vegetarian, so I won't advertise non-veg food, things like that. I mean, you can create your own parameters as to what you want to advertise, what you don't want to. But most of the times, to people like us, advertisers don't come. You know, they come to us to play characters. If they need a character in a given ad film, then they'll come to you. Not that they feel that with your face they will be able to sell the stuff in a big banner. For that they go to the stars. जी. पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे आप अपने किरदारों में पूरी सच्चाई से काम करते हो, वैसे ही आपने आज इंटरव्यू में बिल्कुल दिल खोल के बातें की. थैंक यू वेरी मच. मैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं कुणाल को आगे के सूत्र देती हूँ. तर अजून जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मैं गिरीश जी का कहना है कि अगर कुछ आखिरी सवाल रह गया हो आपका तो पूछ लीजिए. दोपहरी के बारे में मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी, क्योंकि लिटरेचर और आपका इतना गहरा अटूट संबंध है और आपने एक मतलब नोवेला लिखी है, तो उसके बारे में कैसे आपको सूझा, क्यों आपने लिखना चाहा? बेसिकली एक सीरियल बनाना चाह रहे थे हम लोग और आफ्टरनून टेलीकास्ट के लिए. तो ख्याल यह है कि दोपहर के लिए कोई कहानी लिखी जाए. तो सुप्रिया जी की मदर दादर में रहा करती थी. मैं उनके घर जाता था तो मुझे कभी कभी महसूस होता था कि वुडन स्टेयरकेस था, थट 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 ऐसे आवाज़ होती थी जब लोग आते थे, फटाफट ऊपर चढ़ जाते थे, नीचे उतर आते थे. तो मुझे लगा शी वॉज इन हर लेट 60s एट दैट टाइम. सो आई थॉट हाउ विल इट बी फॉर अ लोनली वुमन टू हेयर सच साउंड्स एंड इट माइट क्रिएट फियर इन हर माइंड. तो इस बात को लेकर के कहानी मुझे सूझी, एक थॉट सूझा. लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो मेरे कलम से पहला वर्ड निकला अम्मा बी. तो अम्मा बी से कहानी दादर से लखनऊ पहुंच गई और उसकी ज़बान वैसी होगी, लेकिन कहानी बेसिकली एक उस औरत की ही है जो अकेली है और आसपास के माहौल से डरती है और कैसे अपने आप को डिस्कवर करती है एट द एज एट विच शी हैज़ रीच्ड. दैट्स व्हाट दोपहरी is actually all about. And I read out that novella on stage as a show. We have done about 58, 59 shows and we are going to Bhopal just now to have another performance there on the 7th of March. So अगर आप लोगों में से किसी को मौका मिले बॉम्बे में शोज देखने का या कहीं और, तो ज़रूर आइएगा. It's an enriching experience. It'll be fun. I am on stage for an hour or 20 minutes with a book in my hand, reading out the novella, my novella, to my audiences. You won't believe the coincidence. आज ही दोपहर को किसी ने, एक हमारा ग्रुप है थिएटर का, उसमें मैसेज किया है कि पंकज जी के दोपहरी के बारे में किसी को कुछ पता है, कैसे कांटेक्ट किया जाए. आज दोपहर को ये मैसेज. That's interesting. That's really really interesting. या तो थैंक यू वेरी मच पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबका भी शुक्रिया, खूप खूप धन्यवाद. कुणालकडे मी सूत्र देते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. गप्पांचा खूप छान. आपण थांबा, बसा साहेब, बसा बसा. असा मोकळ्या ढाकळ्या ऐसपैस गप्पा झाल्यात. आता थोडं बसा. सगळ्यांनी इतका छान आनंद घेतला. अशीच आपल्यातली आणखीन एक व्यक्ती, म्हणजे सगळेच आज तुम्ही मान्यवर आहात, पण एक प्रोटोकॉल असतो व्यासपीठाचा, आणि ती व्यक्ती गप्पा सुरू झाल्यापासून शेवट बसलेली आहे. तर त्यांना आता मी पुढे बोलवणार आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री माननीय नामदार ॲडव्होकेट आशिषजी शेलार साहेब. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे.
साहेबांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठाजवळ यावं. आपण आता ह्या दोन्ही मान्यवर कलाकारांना, सगळ्यात आधी पंकजजींना आणि मग गीतांजलीजींना लोकसत्ताच्या वतीने पुस्तकं भेट देणार आहोत. ती माननीय शेलार साहेबांच्या हस्ते देतोय. एकदा जोरदार टाळ्या माननीय शेलार साहेबांसाठी. मी माननीय शेलार साहेबांना विनंती करतो, पंकजजींना आपण पुस्तकं भेट देऊया. मी माननीय शेलार साहेबांना विनंती करतो, गीतांजलीजींना सुद्धा आपण लोकसत्ताच्या वतीने पुस्तकं देऊया. यानंतर सन्माननीय गिरीश कुबेर सरांना विनंती करतो, आपण छानशी एक रेखाचित्र आहे पंकजजींचं केलेलं, ते सुद्धा आपण त्यांना देणार आहोत. त्याच्या आधी इथे मला सांगायला आवडेल, आपल्या सगळ्यांना खोटं वाटेल, फक्त SMS वर व्हॉट्सअपवरती हा कार्यक्रम ठरला. हा माणूस त्याला हो म्हणाला. कुठलेही आढेवेढे नाहीत आणि कार्यक्रमाच्या आधी व्हॅनिटी व्हॅन लावा वगैरे अशी काही सूचना नाही. कारण एवढंच बोललेलं मला असं वाटतं की पुरेसं आहे. पुन्हा एकदा तुमचे सगळ्यांचे आणि विशेषतः पंकजजींचे मनापासून आभार. कारण हा कार्यक्रम किती दिवस त्यांना माहिती आहे, यासाठी माझी आणि सगळ्याच लोकसत्ता परिवाराची इच्छा होती त्यांनी इथे यावं. कारण एक दर्जेदार कसदार अभिनय काय असतो हे आपल्याला अनेकांना माहिती असतं, पण तो कलाकारही एकदा समोर यावा ही ती इच्छा होती, पंकजींमुळे पूर्ण झाली. पुन्हा एकदा आपले मनापासून आभार. मी माननीय गिरीशजींना विनंती करतो, त्यांच्या हस्ते आपण रेखाचित्र देऊया. आणि सुप्रियाजी, आपल्याला विनंती, आपण सुद्धा कृपया व्यासपीठावरती यावं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. नाही, या ना, जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी होऊ दे. खरं म्हणजे एरवी अशा कार्यक्रमांना म्हणजे स्त्री कलाकार असेल तर पतीला पण यायला सांगा असं सांगितलं तर ते नाही म्हणतात. मी सुप्रियाजींनाही मेसेज केला, त्या आनंदाने हो म्हणाल्या आणि खरोखरच आल्या. मनापासून त्यांचे आभार. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांकडून. यानंतर मी गिरीश सरांना विनंती करतो, आपण गीतांजलीजींना सुद्धा हे रेखाचित्र देऊया. गप्पा अधिकृतरित्या संपलेल्या आहेत इथे, बरं का. पुन्हा एकदा लोकसत्ताच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.